हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एडम साइकोलॉजी क्लासेस। तो एक बार फिर शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जिसे कि यूपी पीजीटी में पूछा गया है। तो चलें हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है। ऑप्शंस पर गौर करने पर मालूम होता है कि इसमें जो लास्ट के 3 ऑप्शंस हैं वो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो लास्ट की जो 3 ऑप्शंस हैं वो क्या किसके तहत आते हैं? अफेक्टिव डिसऑर्डर के तहत आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अफेक्टिव डिसऑर्डर के तहत नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग आवश्यकता की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड द मेन रीजन ऑफ नीड इज अनमेट डिजायर, अपूर्त इच्छाएं, यानी हमारी वो विशेष वो डिजायर्स वो इच्छाएं जो कि पूरी नहीं हो पाती, उनकी वजह से ही, उन अपूर्त इच्छाओं की वजह से ही हमारे अंदर आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने उपलब्धि अभिप्रेरणा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? तो इनमें से जो मैकलीलैंड साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रासंगिक होता जा रहा है? In present context, which type of skill training has become increasingly important? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टेक्निकल स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है आज के इस दौर में। और आगे पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस संवेग का केंद्र होता है, इस कथन पर सबसे ज़्यादा बल किस सिद्धांत के जरिए दिया गया? तो कैनन-ब्रॉड की जो थ्योरी है इमोशन, यानी कैनन-ब्रॉड थ्योरी ऑफ इमोशन, इसमें हाइपोथैलेमस के रोल पर बहुत ही ज़्यादा बल डाला गया। और कैनन-ब्रॉड की थ्योरी को थैलेमिक या हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको सेंट्रल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि कैनन-ब्रॉड का जो सिद्धांत है उसमें हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है हमारे इमोशन में, उस पर बहुत ही ज़्यादा बल डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समस्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे ब्रेन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको देख करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस बनाता है, यानी मेंटेन रखता है, एक बैलेंस बना के रखता है। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक संतुलन बनाता है, एक बैलेंस बनाता है, होम्योस्टेसिस की स्थिति को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार के अधिगम की श्रेणी में रखते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ लर्निंग? तो जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसको हम आर टाइप के तहत रखते हैं, रिस्पॉन्स टाइप के तहत रखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से व्याख्या डबल डिप्लेशन परिकल्पना के द्वारा की जाती है? Which one of the following is explained by double depletion hypothesis? तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो डबल डिप्लेशन हाइपोथेसिस है वो थर्स्ट को, प्यास को एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के निर्माण को क्या कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ट्रेसेस इन ब्रेन इज कॉल्ड इनकोडिंग, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट आता है? टैट। और थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया था? मरे एंड मॉर्गन ने किया था। ओके, ये एक किस तरह का टेस्ट है? एक पर्सनालिटी टेस्ट है, और इस पर्सनालिटी टेस्ट को हम किसके तहत रखते हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट के तहत रखते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, प्रक्षेपी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सीखी गई सामग्रियों का सर्वाधिक विस्मरण कब होता है?
किसी भी सीखी गई सामग्री का सबसे ज़्यादा विस्मरण कब होता है? अधिगम के कुछ घंटे के बाद, या अधिगम के तुरंत बाद, अधिगम के समय, या पश्चात अधिगम से। जब हम किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करते हैं तो लर्न करने के तुरंत बाद उसकी फॉरगेटिंग बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे फॉरगेटिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो अधिगम के तुरंत बाद फॉरगेटिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, कि संवेग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? संवेग की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किस तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? Which one of the following system is responsible in creating emotions? तो हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपैथेटिक, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का टाइप है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अंदर संवेग की उत्पत्ति में, इमोशंस की उत्पत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार आवश्यकता अनुक्रम के अवरोही क्रम में सबसे ऊपर आता है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नीड हायरार्की विच वन कम्स ऑन हाईएस्ट ऑर्डर। मैस्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी है उसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे टॉप पर कौन सी नीड आती है? सबसे पहले कौन सी नीड आती है? ज़रा कौन सी आती है? नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नहीं, सबसे पहले कौन सी नीड आएगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्म उन्नयन की आवश्यकता, जिसको आत्म सिद्धि की आवश्यकता भी कह सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन विकल्प असंरचित साक्षात्कार के संदर्भ में सही है? क्या पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट इन केस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज मेड अप ऑफ रैंडम क्वेश्चन। नहीं, ये यादृच्छिक प्रश्नों से निर्मित होता है। तो ये क्या है? ये संबंधित है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है एक फ्लेक्सिबल इंटरव्यू होता है जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो उस जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछे जाते हैं जो कि इरेलीवेंट होते हैं। रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई सीरीज नहीं होती। नेक्स्ट आता है अभिनति पूर्ण होता है, यानी टिपिकली इज बायस्ड, तो इसमें बायसनेस के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्राय भावी कार्य निष्पादन से असंबद्ध हो सकता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड ना हो। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन यानी ऑल ऑफ द एबव, ये यानी ऑप्शन नंबर डी एक करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं हम कि आकृति पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता जब तक कि उस संरचना में क्या ना हो, कंटूर ना हो। यानी हम फिगर बैकग्राउंड को तब तक परसीव नहीं कर सकते जब तक कि उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में कंटूर ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरित व्यवहार के घटित होने का सही क्रम है? नहीं, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमर्जिंग मोटिवेटेड बिहेवियर। तो किसी भी मोटिवेटेड बिहेवियर के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले नीड आती है, यानी आवश्यकता, किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की ज़्यादती यानी अधिकता हमारे अंदर एक नीड को पैदा करती है, आवश्यकता को जन्म देती है। नीड के बाद आता है ड्राइव। जब हमारे अंदर एक नीड आती है तो उसके बाद उस नीड की वजह से हमारे अंदर एक अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है, टेंशन की फीलिंग आती है, और उस टेंशन को दूर करने के लिए ही, उसको रिलीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी गोल, नीड, ड्राइव, गोल, उसके बाद जब हम गोल तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भूखा है, किसी को भूख लगी, तो भूख क्या है?
किसी के अंदर खाने की कमी हुई है ना, या न्यूट्रिशन की कमी हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको भूख लगी। भूख यानी हंगर ड्राइव की वजह से उसके अंदर एक टेंशन आया, तनाव आया, और उसको यानी उसके वो भूख का एहसास हुआ, और वो भूख का एहसास होते ही वो तुरंत खाने की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू कर देते। किस तरह से उसे भोजन मिले, तो भोजन मिलना मतलब मिलने के लिए प्रयास करना क्या है, स्ट्रगल कर रहा है वो, और फिर लास्ट में क्या होता है कि वो अपनी भूख को मिटा लेता है। यानी भूख को मिटाना क्या उसका गोल है, यानी फूड तक पहुंचना एक गोल है, और जब गोल तक पहुंच जाता है तो यानी भोजन लेने के बाद, फूड लेने के बाद क्या होता है, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। तो ये प्रोसेस होता है किसी मोटिवेटेड बिहेवियर का, जिसे आप इस तरह से समझ सकती हैं। तो ये था तो बायोलॉजिकल मोटिव का एक एग्जाम्पल। इसी तरह से सोशल मोटिव का या साइकोलॉजिकल मोटिव का भी प्रोसेस हमारे अंदर चलता रहता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो लास्ट की जो 3 ऑप्शंस हैं, यानी संजीवन, निरंतरता, दिशान्मुखता, ये सब सही हैं। यानी कोई भी पर्सन अगर मोटिवेटेड होता है तो उसमें वो एनर्जेटिक होता है, परसिस्टेंसी पाई जाती है, साथ ही साथ तो उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, डायरेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो सही, यानी पुनर्बलन का अभिप्रेरित व्यवहार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है, पुनर्बलन ये अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक अभिप्रेरक नहीं है। तो हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ये मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची में अनुबंधन सर्वाधिक संभव होता है। तो इंटरमिटेंट शेड्यूल जो होता है यानी विरामी अनुसूची जो होती है उसमें कंडीशनिंग के होने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके।